बात करने वाले हैं सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड के यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम उनके Q3 रिजल्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे, साथ ही में हम आपको मैनेजमेंट के कमेंट्स बताएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग जो बात करेंगे QIP में अभी किन किन लोगों ने पैसा लगाया। 25 जनवरी को कंपनी के लगभग यहाँ पे QIP इशू आया था, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। और साथ ही में अगर आज हम देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल्स का जो शेयर है वो 11% बढ़ा है। तो इसके पीछे जो तेज़ी है उसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में जानेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग हमारा ओपिनियन भी शेयर करेंगे कि आपको इसमें बाय करना है या फिर आपको इसको सेल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे, आपको और कुछ भी नहीं देखना रहेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अपोलो से रिलेटेड आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। बस आप वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा और यहाँ पे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस आप लोग एक जगह देख सकें। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की। इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है, देखिए कंपनी के GDR जो लिस्टेड थे लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, अब उसे डीलिस्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो काफ़ी कम है। तो ये एक अपडेट हो गया। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के अब रिजल्ट्स की, तो आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा बिकॉज कंपनी ने जो रिजल्ट्स डाले वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं रिजल्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की ओर। अगर हम देखेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स तो हमारी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। चलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे रिजल्ट कैसे रहे हैं भैया, देखिए अगर आप देखते हैं टोटल इनकम जो है कंपनी की करीबन 2765 करोड़ रुपीज़ रही है। ये जो फिगर्स है ये लैक्स में है, ठीक है। 2765 करोड़ रुपीज़ रही है टोटल इनकम। और अगर हम पिछले साल देखेंगे तो 2772 करोड़ रुपीज़ थी। तो अगर आप देखेंगे जो टोटल इनकम है उसमें बल्कि यहाँ पे रेवेन्यू में फॉल देखने को मिला है, ठीक है। और अगर हम Y-on-Y बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू में फॉल देखने को मिला है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो है वो सबसे खतरनाक है। अभी प्रॉफिट कैसे खतरनाक है अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ये रहा। नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे 58 करोड़ से बढ़ के 134 करोड़ रुपीज़ हो गया। अगर हम Y-on-Y बेसिस पे कंपेयर करें तो 89 करोड़ से बढ़ के 134 करोड़ हो गया। तो इतने शानदार रिजल्ट्स के कारण यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही इतनी तेज़ी हम लोग को जो दिख रही है वो 11% की तेज़ी इस कारण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की, तो मेजर एक्सपेंस जो कंपनी का होता है वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वगैरह सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। बट यहाँ पे एक और देखने वाली बात यह है कि अगर आप स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखेंगे तो वो काफ़ी शानदार है। अभी कैसे शानदार है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी के जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो 2367 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू है, ठीक है। बट यहाँ पे जो अगर आप प्रॉफिट का फिगर देखते हैं ना तो वो बहुत ही आपको जोरदार दिखेगा। मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट फॉर द जो कंपनी है, जहाँ कंपनी का 32 करोड़ का प्रॉफिट था वहाँ सीधा 106 करोड़ हो गया है। वहीं पर अगर हम देखेंगे 94 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पे 106 करोड़ हो गया। तो स्टैंड अलोन में भी यहाँ पे शानदार ग्रोथ है और कंसोलिडेटेड में भी यहाँ पे शानदार ग्रोथ है। अभी हम बात करते हैं कंपनी के EPS वगैरह की बाकी सब चीज़ें कैसी रही है। तो अगर हम बात करें कंपनी का जो EPS है वो कंपनी का बहुत ही शानदार रहा है। 7.64 रुपीज़ का EPS रहा है। और इससे पहले वाले जो क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी का जो EPS था वो 2.64 था और पिछले साल कंपनी का जो EPS था वो 6.81 था। अभी यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी का कुछ एक्सेप्शनल प्रॉफिट या लॉस है क्या, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेप्शनल आइटम कंपनी के इसमें कुछ भी नहीं है, जो है नॉर्मल बिजनेस है। यहाँ पे जो कि है एक और चीज़ जो है यहाँ पे करंट टैक्स वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, वो हमारे लिए काम की नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं ये काफ़ी अच्छे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी के सेगमेंट रिजल्ट्स की। और तो अभी अगर हम लोग देखें कि कंसोलिडेटेड EPS कंपनी का कितना है, तो कंसोलिडेटेड EPS अगर आप देखते हैं तो जो EPS आता है वो 9.38 आता है। पिछले क्वार्टर में 4.33 था और इससे पहले साल में 6.62 था। तो ये सारी चीज़ें रही है। बाकी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं। मेरे से अगर आप पूछते कि रिजल्ट कैसे रहे तो बहुत शानदार रिजल्ट थे। कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हम लोग मैनेजमेंट के कमेंट्स भी जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी ने कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर में यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट, सबसे पहले हम सेगमेंट रिजल्ट्स की बात करें, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसमें अगर आप देखेंगे तो 3 गुना आपको यहाँ पे रिजल्ट बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और रिटेल फार्मेसी जो पहले कंपनी का एक सेक्टर हुआ करता था वो कंपनी ने अभी हटा दिया है, उसको यहाँ पे अलग किया है, जो मैं आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 597 करोड़ का यहाँ पे करीब 5.97 करोड़ यहाँ पे कंपनी के क्लिनिक्स में है। फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी ने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया है उसके अंदर भी बहुत ही मेजर ग्रोथ है। तो आप देखेंगे सेगमेंट रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत शानदार रहे हैं, दो यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज के और फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये सारी चीज़ रही है। अगर हम कंपनी के फिनेंस कॉस्ट की बात करते हैं तो कंपनी का जो फिनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो भी कंपनी का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ये ओवरऑल सेगमेंट की बात हो रही है, ठीक है। 122 करोड़ से कंपनी का जो फिनेंस कॉस्ट है 109 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये सारी चीज़ें रही है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह की, तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें आप जितना देखेंगे उतना कम है, बट हमारे लिए मेन रिजल्ट्स थे। अभी हम वापस स्क्रीन को एक बार और अब आप रोटेट करें, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करते हैं कि यहाँ पे जो QIP है जिसके बारे में बात करेंगे। कंपनी ने 2511 रुपये में यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे QIP अलॉटमेंट लेके आए थे, जिसके अंदर इक्विटी प्रोसीड्स हुई थी कंपनी को 1,50,000 रुपीज़ की। अगर आप इसे करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो करीबन 1500 करोड़ रुपये होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें रही है। फिर कंपनी के यहाँ पे कुछ और बाकी सब डिस्क्लोजर्स है जिसके अंदर हम लोग ज़्यादा नहीं बात करेंगे। यहाँ पे कंपनी के एक दो मर्जर है जो होने वाला है, वो है कि भाई जो अपोलो होम हेल्थ केयर है और वेस्टर्न हॉस्पिटल है, इन लोग का मर्जर हो जाएगा। और उसी के बाद अगर कंपनी का यहाँ पे देखें तो एक और क्या चीज़ है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने एक कुछ हॉस्पिटल एक्वायर किया है जिसका नाम है अपोलो ग्लिनेलेजेस यहाँ पे लिमिटेड करके, एक अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता में जिसको एक्वायर किया है। और ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम देखेंगे बाकी सब और क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो मैनेजमेंट ने और सब बताई चीज़ें, ये सब है, ये हो गया। ओवरऑल जो रिजल्ट्स है पॉजिटिव रहे। अभी हम लोग बात करते हैं कि कंपनी के यहाँ पे जो एनालिस्ट है उन लोग की यहाँ पे क्या राय है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एनालिस्ट के लिए हम लोग चलते ब्लूमबर्ग क्विंट पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो अपोलो के लिए जो यहाँ पे शानदार वो दिखाई है, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या बोला है, देखिए उन लोग ने क्या बोला है, वी हैव नॉट रियली लुक्ड एट ग्रीनफील्ड, वी आर नॉट लुकिंग एट ग्रीनफील्ड बट लुकिंग एट रेवेन्यू शेयर ऑप्शंस, सो इट्स एन एसेट लाइट ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये कंपनी का उसमें कमेंट है जो कि कोलकाता का हॉस्पिटल है उसके ऊपर। बाकी कंपनी का जो यहाँ पे मानना है 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करने का कंपनी का पोटेंशियल है फ्रॉम द प्रेफरेंशियल हेल्थ बिजनेस इटसेल्फ इन द नेक्स्ट 36 मंथ। देखिए 1000 करोड़ का रेवेन्यू। अब हम जानते हैं कंपनी का एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कितना है। अगर आप देखेंगे कंपनी का एग्जिस्टिंग रेवेन्यू, तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। एग्जिस्टिंग रेवेन्यू जो कंपनी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 2765 करोड़ है, ठीक है। बट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो उस सेगमेंट को बढ़ाना चाहते हैं जिसका नाम है यहाँ पे कंपनी का। अभी हम बात करते हैं कि हेल्थ केयर जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बिजनेस होता है वो सब चीज़ें होती है। अभी अगर हम बात करें कि स्टॉक पे ब्रोकरेजेस की क्या राय है, देखिए यहाँ पे 22 एनालिस्ट ट्रैक कर रहे हैं, 17 की जो है बाय रेटिंग है और 3 की होल्ड रेटिंग है, 2 की सेल रेटिंग है। और जो कंसेंसस मतलब एवरेज जो प्राइस टारगेट है वो दिया गया है 2733 रुपये का, लेकिन अभी उसको भी हम लोग ने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। अभी मॉर्गन स्टैनले क्या बोलता है, देखिए मॉर्गन स्टैनले का जो ओवरवेट है रेटिंग यहाँ पे 3245 रुपये का टारगेट प्राइस है। पहले जो उनका टारगेट था 2549 का था, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नोमुरा की, तो नोमुरा का जो टारगेट प्राइस है अगर हम देखेंगे 3168 रुपीज़ का है, बाय की रेटिंग के साथ 2349 पहले टारगेट था, उसे भी बढ़ा दिया गया है। उसी के अलावा नोमुरा ने बोला है ईबिटा के एस्टिमेट्स 8% से बढ़ाए हैं FY22 के लिए, और यहाँ पे FY23 के एस्टिमेट्स यहाँ पे 14% से बढ़ाए हैं। और यहाँ पे जो P मल्टीपल है उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर मीडियम टर्म ग्रोथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें रही है। और अगर हम बात करें कि जो QIP इशू है और जो एक्विजिशन किया है उसके साथ यहाँ पे कंपनी की शानदार एक बैलेंस शीट तैयार हो गई है, जिसके कारण यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फंडिंग और कैपिटल यहाँ पे बेस है। और उसी के अलावा कंपनी जो मॉर्गन स्टैनले उसका मानना है कि यहाँ पे डायग्नोस्टिक बिजनेस और हेल्थ केयर सर्विसेज में यहाँ पे काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो ऐड की रेटिंग है, लेकिन जो उनका टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। 2088 का यहाँ पे करीबन टारगेट था, ठीक है। उसी के अलावा 1200 करोड़ की कंपनी का मानना है कि ये एक्सपेक्ट करेंगी कॉस्ट सेविंग्स। और बाकी सारी जो बातें हैं, अगर हम रेवेन्यू CAGR देखें तो 12.2% से ग्रो करने का यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें रही। अगर हम बात करते हैं अभी HSBC की, तो HSBC ने जो टारगेट प्राइस दिया है 3050 का दिया है, और जो पहले टारगेट था 2830 का था। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मेन बताया गया है, और इनोवेशन इंप्रूविंग वॉल्यूम ऑफ आउट स्टेशन इंटरनेशनल पेशेंट्स एज ए की कैटलिस्ट, जो बाहर से लोग बाग आते हैं यहाँ पे की कैटलिस्ट है। और बाकी ROCE जो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू बी इम्प्रूव बाय 16.9%। अभी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो होल्ड रेटिंग के साथ है, पहला बंदा है जिसने होल्ड रेटिंग दी है वो है जेफरीज
उनका जो टारगेट है वो 2447 का है और अभी जो पहले टारगेट था 2425 था। उसी के अलावा ये लोग कम बुलिश है और ये सब चीज़ें हैं। और अगर हम क्रेडिट स्विच की बात करें आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 3160 का टारगेट, 3050 पहले उनका टारगेट था। और ये इन लोग का मानना है बेस्ट प्ले इन इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे जो फार्मेसी में ग्रोथ देखने को मिली है और हॉस्पिटल मार्जिन यहाँ पे जो इंप्रूव हुए हैं वो सब है। अभी इलारा कैपिटल की बात करें तो इलारा कैपिटल का जो टारगेट है 3210 रुपये का, शायद ये सबसे हाई टारगेट है 3210 रुपये का। इतना बड़ा टारगेट अभी तक किसी ने नहीं दिया है। अगर हम देखेंगे तो 3160, 2400, 3050, 2800 और अगर 3168 तो 3245 का मॉर्गन स्टैनले का है और 3260 का इलारा 3210 का इलारा सिक्योरिटीज़ का है। तो ये सारे हम लोग ने ब्रोकरेज टारगेट देखे। अभी अगर हम देखें कि कुछ और चीज़ें और क्या क्या टारगेट्स हैं और बाकी क्या क्या चल रहा है बाजार में, तो यहाँ पे मैं एक और आपको बताऊंगा। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, इन सब की बात कर चुके हैं हम लोग। क्रेडिट स्विस हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, तो ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सबसे पहले जो आप लोग जानना रहेंगे कि मैनेजमेंट क्या बोलता है। देखिए मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश है, मैं आपको बता दूँ। सीधा हम लोग चलते मैनेजमेंट का क्या कहना है। देखिए उन्होंने जो बोला है मैं आपको सीधा हिंदी में बताऊँगा। द थर्ड क्वार्टर फॉर रोबस्ट, यहाँ पे उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नॉन कोविड पेशेंट्स ने यहाँ पे कंपनी के शानदार ग्रोथ देखने को मिली है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से यहाँ पे कंपनी को शानदार ग्रोथ मिली है। तो ये दो चीज़ों में, दो बीमारियों के अंदर कंपनी को यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिली है जिसके कारण सपोर्ट रहा है। और उसी के अलावा कंपनी ने यहाँ पे लगातार पेशेंट्स को एजुकेट किया हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना हेल्थ का ध्यान रखें और हॉस्पिटल आते जाते रहें, जिससे कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें, कंपनी ने बोला है कि दे विल इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज एंड ऑल्सो इन्वेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। तो तीन चीज़ों में कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, जिसके कारण ये लोग और ग्रो करेंगे। और कंपनी के यहाँ पे QIP पे क्या बोलना है कि QIP जो सक्सेसफुली हुआ है ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल को शो करता है एंड कंटिन्यू टू डिलीवर ग्रोथ एंड लेवरेज अपॉर्चुनिटीज़ इन द हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। अभी अगर बात करें कितने रुपए जुटाए थे, 1170 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसका यहाँ पे शेयर प्राइस था वो 2511 था और ये 12.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। अब आप जानना चाहेंगे कि भाई कंपनी में ऐसे कितने लोगों ने पैसा लगाया है। चलिए ये हम देखते हैं कंपनी में किन किन लोगों ने अगर पैसा लगाया। तो अगर आपको ये भी दिखाई देते हैं, सारी चीज़ें आप लोग को एक ही जगह दिखाएंगे। तो ये सारे वो लोग हैं जिन लोग ने यहाँ पे पैसा लगाया है। अभी इसमें कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग हैं तो मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, इसने पैसा लगाया, ये एक बहुत बड़ा फंड है, ठीक है। उसी के अलावा अगर हम देखें यहाँ पे और क्या क्या है, तो BNP परिबस आर्बिट्राज फंड ने पैसा लगाया है। अगर आप देखेंगे BNP परिबस ने, और गोल्डमैन सैक्स ने पैसा लगाया है, फिर निप्पॉन लाइफ ने पैसा लगाया है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद कौन कौन है, तो HSBC ने भी यहाँ पे पैसा लगाया है। ये सब भी बाहर के बड़े बड़े ग्लोबल फंड है। और यहाँ पे कोई जापान का बैंक है उसने लगाया, फिर HSBC ने वापस लगाया है। सुंदरम और मीरा एसेट म्यूचुअल फंड ने लगाया है। आदित्य बिरला ग्रुप ने पैसा लगाया है। HDFC लाइफ ने पैसा लगाया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लगाया है। सोसाइटी जनरल, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लगाया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें मॉर्गन स्टैनले ने भी यहाँ पे पैसा लगाया है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट जो बहुत बड़ा फंड है उसने लगाया है। तो ये सारी PGGM जो ग्लोबल इक्विटी फंड है उसने भी लगाया है। अगर हम बात करते हैं और बाकी कौन कौन है, तो टेम्पल्टन जो कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की होल्डिंग कंपनी है उसने पैसा लगाया, और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भी खुद ने पैसा लगाया है। तो ये सारी चीज़ें रही है। अगर हम बात करते हैं और कौन कौन है, तो CLSA ने पैसा लगाया, गोल्डमैन सैक्स वापस आया है नाम। तो ये सारी चीज़ें इन लोग ने पैसा लगाया। अगर आप देखेंगे QIP काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो बेस है QIP इन्वेस्टर्स का, सभी ग्लोबल इन्वेस्टर है। अगर आप देखेंगे कोई भी छोटा मोटा इन्वेस्टर नहीं है। अगर हम देखेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर में, तो अगर आप बात करें केवल SBI और HDFC है, बाकी सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स है। और सुंदरम म्यूचुअल फंड एक वो अपना डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हो गई, बाकी सभी बाहर की कंपनीज है। अब आप बात करेंगे कि भाई शेयर प्राइस पे हमारा क्या ओपिनियन। देखिए काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है, पहली बात तो ये है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या कीजिए, मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, आप उसे फॉलो कीजिएगा। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप कल तक का वेट करें, ठीक है। आप देखिए कल क्या भाव होता है। अगर कल यहाँ पे तेज़ी दिखती है, भाव अगर ऊपर चलता है तो आप होल्ड करके रखें। लेकिन अगर यहाँ पे भाव 3000 के अंदर आता है तो आपको बेचना रहेगा, ठीक है। 3000 के अंदर यहाँ पे अगर भाव आ जाता है कल, तो यहाँ पे आप हाथ निकल जाए। और सबसे बड़ी बात, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पहले निकले, और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को मैं बोलूँगा कि आप 3200 रुपये तक के टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए एक बार के लिए। 3200 अगर टारगेट अचीव होता है, मेरा मानना है कि अभी टाइम लगेगा 3200 के टारगेट आने में, तो अब 3200 का टारगेट का वेट कीजिए। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 3000 अभी जो भाव चल रहा है, तो 3000 के अगर नीचे आ जाता है तो आप एक बार सेल कीजिएगा, क्योंकि एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि 11% की तेज़ी है और रिजल्ट भी ठीक है। बट आप
जो तेज़ी आ चुकी है उसमें अब आपको पैसा बुक करना चाहिए। और ओवरऑल जो हमारा टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए वो 3300 रुपये का टारगेट है इस साल के एंड का, मतलब जो दिसंबर 21 का हमारा टारगेट है। तो ये सारी चीज़ें रही है। बाकी हम लोग काफ़ी बुलिश है स्टॉक पे, और ये हमारा हॉस्पिटल सेक्टर और हेल्थ केयर में सबसे टॉप पिक है। और बाकी सब ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी अपोलो के शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह के आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो एक जगह सब एक साथ सब कुछ एक साथ बचा सके। चलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।